बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। शांगला में एक मुसाफिर वैन को निशाना बनाया गया, ख़ुद का शमला उस पर किया गया है, जिसमें 5 चीनी शहरी जो है वो हलाक हुए हैं और उनका एक ड्राइवर जो है वो भी जाम बहक हो गया है। इसके बाद वज़ीर दाखिला पहुँचे हैं चीनी सफारतखाना और चीन के सफ़ीर के साथ जो है वो इज़हार ताज़ियत किया है और अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। और जो मुलज़म इसमें मुलव्वस हैं, ख़ुद का शमलावर या उसके जो हैंडलर्स हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने की जो है यकीन दहानी कराई गई है। दहशत गर्दी का ये वाक़या जो है वो पाक चीन दोस्ती में दरारें डालने के लिए, ज़ाहिर बात है इसका जो है वो वजह यही है कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो दरारें डाली जाएँ, इख्तलाफात पैदा किए जाएँ और ऐसे हालात पैदा किए जाएँ कि चीन जो है वो पाकिस्तान से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ज़ाहिर बात है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पाक फ़ौज और बाकी इदारे जो हैं वो भरपूर तरीके से चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो तुर्बत में नेवल बेस जो हमला नाकाम बनाया गया और 4 दहशतगर्द मारे गए, उस पर भी बात होगी। और फिर इसके साथ साथ हम बात करेंगे सियासत पर कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो क्यों खामोश हैं, नवाज़ शरीफ साहब एक्टिव पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रहे। जो है वो घर बैठ के, ज़ाहिर बात है मरियम नवाज साहबा के साथ उनकी जो है वो कुछ एक्टिविटी होती हैं, लेकिन उस तरह वो पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं हो रहे जिस तरह उन्हें होना चाहिए था। इसके साथ हम तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे और तहरीक इंसाफ से पूछेंगे कि आया वो कोई मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मिसाक मईशत पर तैयार है, नहीं है। बजाय कोई एहतजाज किया जाए, जलसे जुलूस किया जाए, इससे बेहतर है कि कोई मुल्क के लिए सोचा जाए और आवाम के लिए सोचा जाए। हमारे साथ मौजूद होंगे आसफ करमानी साहब मुस्लिम लीग नून से, और फिर हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक आमिर डोगर से भी, उनसे भी बात होगी। करमानी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर पहले शुक्रिया सर वक्त देने का। मुझे सर बताइएगा, एक तो आज बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया दहशत गर्दी का। 5 चीनी शहरी जो है वो हलाक हुए एक खुद का शमला में। तो फरमाइएगा क्या जो इसके पीछे मकासद हैं वो क्या हो सकते हैं, और क्या पाक चीन दोस्ती को जिस तरह पहले माजी में ख़राब करने की कोशिश की गई, अब कोई ऐसी साजिश जो है वो कामयाब हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, ये 2 बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं अभी रिसेंटली। अभी तो पीछे वो 7 शोहदा की हम कुर्बानी दे चुके हैं, जो वाक़या हुआ था जिसमें एक कर्नल साहब और कैप्टन साहब जी नॉर्थ वजीरिस्तान में, और फिर ये तुर्बत का वाक़या, ये मालाकंड का वाक़या, और इसमें बड़ी कीमती जानें जो हैं वो पाक फौज के जवानों की ज़ाया हुई। और आज ये जो चाइना के जो हमारे भाई हैं वहाँ आए हुए, जो सी पैक पर काम कर रहे हैं, और सी पैक देखिए, मैंने हमेशा कहा ये पाकिस्तान की माशी शाहरग है। और जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं जो आपके ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हैं और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी हैं, वो जो उनसे हैं वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में किसी किस्म का सियासी इस्तेहकाम और मौशी इस्तेहकाम आए। और ये चीज़ें जो उनकी असद राज से चल रही हैं, इन्हें बड़ी सख्ती से निपटना होगा। मुझे याद है कि 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब, तो एक नेशनल एक्शन प्लान 20 या 21 पॉइंट एजेंडा बनाया गया था और एपेक्स कमेटियां बनाई गई, फिर हर सूबों में, फिर मरकज में भी। मैं समझता हूं कि उस एपेक्स वो जो था नेशनल एक्शन प्लान, उसमें मजीद बेहतरी लाकर और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। और देखिए ना, बलूचिस्तान में भी एक टर्बुलेंस है, जारी है, और वहां भी। और मैं समझता हूं कि ये जो पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर दुश्मन कुव्वतें हैं, मैं तो इनका किरदार इसमें देखता हूं, और उसके शवाहिद भी हैं कि उनके लोग मुख्तलिफ ममालिक के जासूसी के इल्ज़ाम में, कभी वो कलभूषण आ जाता है, कभी अभिनंदन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे इकट्ठे गैंग अप हुए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन मैं ये भी यहाँ कहना जरूरी समझता हूँ कि पाक चीन की दोस्ती या बरादराना तल्लुकात पर ये जो हमला है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन इससे ना पाक चाइना दोस्ती मुतासर होगी, चूंकि हमारे और उनके हौसले बुलंद हैं। और एक और मैं यह चीज बलोच अर्ज करना चाहूंगा कि ये सितमगरी देखिए कि जब से सी पैक आया पाकिस्तान में, उसके बाद सियासी तौर पर भी और अंदरूनी और बैरूनी तौर पर भी जो कुव्वतें थीं वो इसके खिलाफ बरसरे पेकार हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ वो अवामिल भी हैं जो कि माजी में जिन लोगों को गुड कॉप कहकर
पाकिस्तान में से जी हाँ, उनको तहरीक इंसाफ के दौर में सीट रिलीफ तक की। खत्म हो गया था। जी, वो जो दिया गया रिलीफ में समझता हूँ कि तमाम अवामिल हैं, लेकिन अब इट्स हाई टाइम नाउ कि जी ये जो सारे लोग हमारे हैं, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी जी है, हुकूमत भी है, जी जैसी तैसी भी हुकूमत बन गई है, एक सही, मौजूद है, ये बैठकर इसको तरजीही बुनियादों पर हल करें, क्योंकि पाकिस्तान किसी बिल्कुल ऐसा किस्म ही है। की भी मजीद अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। बेहतर बेहतर। करमानी साहब, मुझे ये बताइएगा कि चले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इस पे लगे हुए हैं और उनको आवाम की सपोर्ट हासिल है, आपकी सपोर्ट हासिल है। सर, नवाज शरीफ साहब जो है क्यों खामोश हैं? करमानी साहब, आपको भी हम कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं देख रहे, बाकी जो लोग जो है वो भी हम देख रहे हैं कि शायद वो पीछे हट गए हैं, और नवाज शरीफ साहब की खुद जो पॉलिटिक्स है वो बड़ी महदूद हो गई है, सिर्फ लाहौर तक रह गए हैं, सिर्फ अपने घर तक महदूद हैं, या कभी कभार हमें नजर आते हैं कि मरीम नवाज साहब के साथ जो है वो कल फैसलाबाद में देखा कि वो गए और दिलासा दिया उस ख़ानदान को। और लेकिन पार्टी को शायद ज़रूरत है उनकी, और जिस तरह उनको पॉलिटिक्स में एक्टिव होना चाहिए था इस तरह नहीं हो रहे। सर, क्या वजह है? देखिए बलोच साहब, मैंने साला साल मियाँ साहब को असिस्ट किया है। अब मसला ये है कि ना सिर्फ पार्टी को, बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी नवाज शरीफ की जरूरत है, उनके तजुर्बे की, जी उनके जी। विजन की। अब लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि इलेक्शन के रिजल्ट ऐसे आ गए जिसमें कि हम्म। नवाज शरीफ साहब नहीं समझ रहे थे कि उनको वो उस स्पेस में, जी एक कोलिशन वाली स्पेस में, जिसका उनको ना कभी तजर्बा हुआ है, चूंकि नवाज शरीफ साहब हमेशा कभी 2/3 मेजोरिटी, कभी कंफर्टेबल सिंपल मेजोरिटी से इक्तदार में हम्म आते रहे हैं। हम्म। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हुआ कि जिससे मियाँ साहब ने मुनासिब समझा कि भाई शहबाज साहब को आगे किया जाए, और चूंकि उनको तजुर्बा है मखलूत हुकूमत का, पीडीएम की का, हालांकि उस हुकूमत के जो 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 उस पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत थी, उसके नताइज भी हमें भुगतना पड़े इन इलेक्शन में। जी जी। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब ने फिर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर ली है पंजाब पर, जो मुस्लिम लीग नून का अभी भी मैं समझता हूँ कि उसमें ठीक है थोड़ा डेंट पड़ा है, जी। लेकिन अभी भी वो वोट बैंक जो है नवाज शरीफ का है। हम्म। मैंने तो मियाँ साहब को मैं चाहता हूँ कि वो एक्टिव रहें पॉलिटिक्स में, और मैं बल्कि उनको जब लंदन में थे तो मैंने उन्हें कुछ तजावीज़ भी मैं देता रहता था उनकी ख्वाहिश पर, हुक्म पर। तो मैंने उन्हें ये अर्ज किया था ये 2022 में, 2022-23 में गालिबन, जब वो लंदन में थे, कि सर ये काम करें कि ये जब कल को हुकूमत आती है तो जमाती ओहदे और हुकूमती ओहदे अलहदा कीजिए, चूंकि जो हुकूमत होती है ना, हुकूमतें जी वो जी। पार्टियों को जन्म नहीं देती, ये पार्टीज होती हैं जो हुकूमतों को जन्म देती हैं, ऐसा ही और है। पार्टियां जब स्ट्रांग होती हैं तो फिर इस तरह हुकूमतें भी बनाने में वो लेकिन कामयाब करमानी रहती साहब हैं। हम देख रहे हैं सर, अब करमानी साहब हम देख रहे हैं सर कि जो आपके पार्टी के साथ जो सीनियर लोग थे, जैसे शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, वो आपके साथ नहीं है, मिफ्ता इस्माइल जो है वो आपके साथ नहीं है, जुबैर साहब जो है आपके साथ नहीं है, आपकी मैं मिसाल दूंगा, आप भी उस तरह एक्टिव नहीं हैं कि जिस तरह आपको रोल प्ले करना चाहिए था। तो क्या वजह क्या है सर? ये दरारें क्यों पड़ रही नजर आ रही हैं कि देखिए, शायद जो है वो नवाज शरीफ टीम और शहबाज शरीफ टीम का कोई चक्कर है, या क्या चक्कर है सर ये? नहीं, ये नवाज शरीफ टीम शहबाज शरीफ टीम नहीं है। देखिए, सियासत में हालात और वाकयात बदलते रहते हैं, ऊंच नीच आती जी रहती जी। है, कभी कोई याद होता है, कभी कोई होता है। मैं जहाँ तक अपनी बात करूंगा, देखिए मेरी जहाँ जरूरत नहीं होती है, मैं वहां अपनी जरूरत को खाम खा मौजूदगी मुसल्लत करने का कायल नहीं हूँ, नंबर वन। ऐसा ही है। अगर उनको किसी को मेरी जरूरत होगी तो मैं हाजिर हूँ, अगर किसी को नहीं जरूरत है तो हम्म। मुझे भी कोई खास इतनी जरूरत नहीं है। जहां तक आ गई आपकी बात के, देखिए जितने लोगों के अपने नाम लिए उनकी बड़ी खिदमात है पार्टी में, जी और ये क्यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है सोचना कि क्या वजूहात है। और अगर देखिए एक घर में भी आपस में छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, हो तो जाते जो हैं। घर के बड़े होते हैं वो बैठकर फिर उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। मैं समझता हूँ इसमें नवाज शरीफ साहब को अपना किरदार अदा करना चाहिए, हम्म। और अब जो भी इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं उन्हें चाहिए कि अपने जो भी उनके जो जिनको वो मुनासिब समझते हैं कि अगर किसी की नाराजगी है तो उसकी नाराजगी दूर करें और सबको साथ लेकर चले, चूंकि आगे जो चैलेंजेस हैं, हम्म। देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम इग्नोर कर चुके हैं और जिसकी हमें इलेक्शन में उसका भी नतीजा भुगतना पड़ा है, वो है आपका यूथ फैक्टर। हम्म। एक मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा यूथ, और फिर उसमें वो वाला यूथ जो बेरोजगार है, हम्म। आपको उसको ऑन बोर्ड लेना होगा। लेकिन अब देखिए, हम तो मुस्लिम लीग का, नून का पुराना एडिशन है, जी अब ये नया एडिशन एक आ गया है।
अब देखिए ये मैं तो इनके लिए दुआई करता हूं कि ये जिस मकसद के लिए आए हैं, यानी और जिन लोगों के लिए मुल्क बना था, गरीब और मिडिल क्लास के लिए, उनको डिलीवर करें। हाँ। क्योंकि लोगों का अब सब्र का पैमाना, और नवाज शरीफ साहब ने खुद एक मीटिंग में कहा कि भाई ये कब तक आप आवाम का सब्र आजमाएंगे। तो देखिए असल मसला है पाकिस्तान का माशी, जो हैव नॉट्स हैं, जिनको उनका इशू है रोटी, ठीक है ना जी। वो कहते हैं ना कि जिदे घर दाने ओदे कमले भी सियाने। कहने का मतलब है कि ये मामला जौन सा है, इनको तरजीही बुनियादों पर हल करना पड़ेगा। हुकूमतें, मेरी बात बलोच सब याद रखिए, आप भी माशाल्लाह तजुर्बाकार हैं, हुकूमतें सिर्फ बयानात, प्रेस कॉन्फ्रेंसों या ट्वीट्स पर नहीं चलती हैं, ये एडवर्टाइजमेंट पर, इश्तिहारों पर नहीं चलती हैं। आपको लोगों के डोर टू डोर जाकर उनके इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। जो लोग आपसे नाराज हैं उनको ऑन बोर्ड लेना होगा। जो जो यूथ है फैक्टर, उसको आपको उसके लेवल पे आना होगा। आपको अपना शहाना तर्ज जिंदगी बदलना होगा। ये जो अशराफिया है ना, जो 2% जो किसी के कहने में नहीं है, इसको अपना जरा अपने आप को नीचे लाना पड़ेगा। अब आप देखिए ना, ये जो वाकया हुआ है एचएसएन कॉलेज लाहौर का, के ताकतवर और जो सिस्टम के लाडले हैं, उन्होंने एक आलमी सतह पर रिकग्नाइज्ड और एक्नॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है एचएसएन कॉलेज लाहौर, उसको अपने हाथ की घड़ी और अपने जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाने की कोशिश की है। तो जब आपकी ये अशराफिया जो है, ये एक बेलगाम घोड़ा है, इसके लिए एक ऐसा सवार चाहिए जिसके ऊपर सवारी करके इसको कंट्रोल में लाए। जब तक ये नहीं होगा, और इसमें नवाज शरीफ साहब बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, और चूंकि शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी अशराफिया से हमेशा शाकी रहे हैं, तो ये बहुत से मामले में समझता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जिस तरह की उन्होंने अवामी सियासत की है, कि आगे भी मुस्लिम लीग नून की जो अजमत रफ्ता है या थी उनके जमाने में, उसको बहाल किया जाए, तो फिर उन्हें आउट ऑफ बॉक्स चीजें सोचना पड़ेंगी और अपने आप को उनको एक्टिव करना पड़ेगा। किरमानी साहब, हम देख रहे हैं सर कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उस तरह जो है वो जो शहबाज स्पीड थी उनकी, वो शायद हमें नज़र नहीं आ रही, या स्पीड पकड़ नहीं पा रहे अभी तक। इसी तरह जो वज़ीर ख़जाना के जो कमेटियों का मामला था, पहले नोटिफिकेशन और हुआ, उन्हें चेयरमैनशिप नहीं दी गई, फिर बाद में वापस लिया गया फैसला और नोटिफाई किया गया। तो ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? कन्फ्यूजन क्यों है सिस्टम के अंदर? देखिए मोहतरम, जब जहां भी आप जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या आप कोई फेवर लेना चाहेंगे, तो उसके बदले में आपको फेवर्स देना भी पड़ेगा। जी। और मैं ये समझता हूं कि यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम में, इस सेटअप में, इस हुकूमत में वो अपने आप को फिट नहीं समझते थे। तो ये एक जो सिस्टम है जिसमें आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है, तो उसमें जाहिर है फिर आपको लोगों को अकोमोडेट तो करना पड़ता है। जब आप कुल्ली तौर पर जब आप फैसले नहीं कर पाते मखलूत हुकूमतों में, तो फिर आपको जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी बात कौन सी है वो माननी पड़ती है। सही है। तो किरमानी साहब, जैसे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि शायद जो है मखलूत गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी ना कर पाए, तो आप भी समझते हैं कि जो शहबाज हुकूमत है वो अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी, या उसमें कोई हो सकता है कि बाद में जो कोई सियासी इत्तेहाद है उसका कोई इन हाउस चेंज आ जाए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जैसे कहते हैं ना, एक जिन था जिसने शहजादी को कैद कर लिया था। हाँ। और वो कहा जाता था जी कि उस जिन की जान एक तोते में है। तो वो शहजादा फिर तोते की तलाश में निकलता था। अब इस हुकूमत का जो तोता है, इस हुकूमत की जान जिस तोते में है, उसका नाम है पीपल्स पार्टी। ऐसा ही है। जिस वक्त उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तो उसके बाद क्या होगा। लेकिन मैं, जहां तक आपने बात की इस हुकूमत के मुस्तकबिल की, जी। मैं समझता हूं कि इस हुकूमत को आप 100 दिन ना दें, इसको 6 महीने कम से कम दें। और इन 6 महीनों में इनको लोगों के, जो कॉमनर के, जो आम आदमी के, जो जिसके लिए मुल्क बना था, उसके जो मसाइल हैं, महंगी बिजली, महंगे सुई गैस के बिल, महंगी अद्वियात, महंगी बच्चों की तालीम, इन इश्यूज पर अगर तो आप उनको रिलीफ देंगे तो फिर सत्य खैरा। किरमानी साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे बताइएगा कि जो सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं उसमें टिकटों की तकसीम की गई है और असद किरमानी को टिकट नहीं मिला,
सर मेरिट सख्त था या आसिफ किरमानी साहब क्यों पीछे रह गए, वजह थोड़ा सा बताएंगे? आसिफ किरमानी ना इंटरेस्टेड था, जी। ना अवेलेबल था, और ना ही मेरे पास वक्त था, ना मैंने किसी से राब्ता किया, ना मेरी दिलचस्पी थी, और ना मेरे पास वक्त था। इसलिए ना मैंने अप्लाई किया। पीछे तो मैं तब रहूं कि अगर मैंने अप्लाई किया होता या मुझे टिकट ना दिया जाता अगर मैंने अप्लाई किया होता। मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था, और ये रिकॉर्ड पर है कि मैंने किसी से इस बारे में ना राब्ता किया। मैं बहुत पहले अपना माइंड मेकअप कर चुका था कि मैंने इस दफा सेनेट के लिए मैंने अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलें, बहुत बाकी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया किरमानी साहब। वक्त ख़त्म हो गया सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है। क्या सड़कों पर ही तहरीक इंसाफ रहेगी या अवाम के मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट में भी अपना किरदार अदा करेगी? मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स जो है वो किस तरफ जा रही है, ये खींचातानी जो है वो किस तरफ जाएगी और उसका रिजल्ट क्या होगा। तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर है, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज कर रही है, धांधली के इल्ज़ाम अपनी जगह पर हैं, इंसाफ मांगा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक आमिर डोगर साहब, सीनियर रहनुमा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के, तहरीक इंसाफ के। उनसे बात करने जा रहे हैं। डोगर साहब, शुक्रिया सर वक्त देने का। मुझे बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से बार बार जो है वो कभी मिसाक मईशत की बात की जाती है, कभी मिसाक मुफाहमत की बात की जाती है, तो कोई मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा कोई चांस बन सकता है कि तहरीक इंसाफ बैठ जाए गवर्नमेंट के साथ या बाकी जमातों के साथ और अवाम के लिए मिलकर कोई रोल प्ले करे? जी देखें, क्यों नहीं। कोई चीज भी आ, आ, ऐसी नहीं है कि जो खारिज इम्कान हो। जी। और जंगों का फैसला भी बिल आखिर एक नशिस्त के साथ टेबल पर भी हुआ, ऐसे ही है। लेकिन उसके लिए हमें इनिशिएटिव जो है वो हुकूमत लेती है, हुकूमत कदम बढ़ाती है। आज हमारे सैकड़ों बेगुनाह कैदी हैं जो जेलों में हैं। हमारी खवातीन, जो जुल्म की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में सियासी खवातीन कभी कैद सियासी कैदी नहीं बनी 70 सालों में, जो आज ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल होने का है, वो जेलों में बैठी हैं। कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। ना आला अदलिया, ना अदालतें, ना ताकतवर हल्के। चले, आमिर डोगर से दुश्मनी हो सकती है, आमिर डोगर को आप 4 महीने जेल में डाल दें, 4 साल जेल में डाल दें। इमरान खान साहब जेल में है, शाह महमूद साहब जेल में। मर्द सियासतदान हमेशा जेलों में आए हैं, गए हैं, रवायत रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान बनने से पहले। लेकिन खवातीन इतनी बड़ी तादाद में, जी। और जब एक खातून पंजाब की वज़ीर आला भी हो और बड़ी बड़ी मफाहमत की बातें करें, लेकिन इनके कोलो फेल में तादाद है। इनके अंदर एक चोर है जो छुपा हुआ है। वो खौफ है इमरान खान का, जो इनको रात को इनको नींद नहीं लेने देता। ये इसलिए खौफजदा होकर, पैनिक होकर हर वो हरबा इस्तेमाल मुसलसल 1.5 साल से करते चले आ रहे हैं कि जिससे ये इमरान खान को और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को कम कर सकें। लेकिन मकबूलियत ये कम नहीं कर सकते। जिस 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 तरह ये हम पर जुल्म ढा रहे हैं, उस तरह हमारी मकबूलियत बढ़ रही है आवाम के अंदर, हमारे जो लेकिन डॉक्टर साहब, दिलों में कल सुप्रीम कोर्ट में जब हेयरिंग हुई जो है सानिया 9 मई के हवाले से, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से, तो मिलिट्री कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था, गवर्नमेंट ने जवाब दिया है कि मिलिट्री कोर्ट से अपना काम मुकम्मल कर लिया है, बस फैसले का इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अगर अलाउ करे, स्टे ऑर्डर खत्म करे तो फैसला सुना देगी वो। मैं वो मिलिट्री कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं खवातीन की बात कर रहा हूँ और उन कैदियों की बात कर रहा हूँ जो अब तक मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा भी बेगुनाह पंजाब में जेलों में कैद हैं, जो हमारे सियासी कारकुन हैं। जो मिलिट्री कोर्ट्स में है वो मामला ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट देखेगी वो 106 या 12 कैदी जो हैं हमारे, उनके ऊपर क्या फैसला 103 जो है। जी। तो डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो सामने आ रही है सर, कल भी हमारे साथ मरवत साहब थे, वो कल भी ये कह रहे थे कि पंजाब में शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, कोई 40 से ज़ायद एमपी जो हैं वो शायद जो है उनके साथ रबते हैं और वो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। जैसे आगाज़ हुआ था आपकी हुकूमत में ही, कौमी असम्बली के अंदर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना और फिर उसका जो रिजल्ट है वो खात्मा हुआ गवर्नमेंट का। तो पंजाब में बड़ा धचका आ सकता है आपके लिए कि इतने तादाद में एमपी अगर आपको छोड़ जाएँ तो? कतन ऐसी कोई बात, ये खबर और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल गलत है।
जिन्होंने छोड़कर जाना था वो छोड़कर चले गए। ये भी एक इनकलाब है। जिस तरह 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया और पाकिस्तान की आवाम ने इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के उम्मीदवारों के निशानों को ढूंढ ढूंढ कर मोहर लगाई हम्म। और उनको जितवाया। इसी तरह ये भी एक इनकलाब है कि हम 92 MNA कौमी असम्बली में पहुंचे। जी। हर रोज आज दिन तक उन MNA पर हर तरह का प्रेशर है, हम्म। लेकिन वो MNA आज भी सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली में शुरू में चंद गंदे अंडे छोड़कर चले गए, जो हादसाती तौर पर पहली और आखिरी दफा MPA बने, जो हम्म। सियासी वर्कर है, जो सियासत की समझ बूझ को जानते हैं और जो इस कष्ट को काट कर यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं नहीं समझता कि अब कोई MPA या कोई MNA छोड़कर जाए। सर, इस खबर की बुनियाद तो आपके अपनी पार्टी के अंदर है ना। मरवत साहब कह रहे हैं, मरवत साहब आपके साथ MNA हैं और लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनका कहना मैटर करता है सर। हर पार्टी में कोई बादशाह भी होता है ना, जो अच्छा। अंडे दे या बच्चे दे, कौन पूछ सकता है। मरवत साहब तो बादशाह है हमारी पार्टी के, जो मर्जी वो कहें, ये उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, हम्म। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कुछ खबरें ये भी गर्दिश में होती हैं कि जैसे अभी बादशाह साहब ने जो है वो 40 का फिगर दे दिया, इसी तरह बादशाह के मुतालिक खबर आती है कि उन्होंने कोर कमेटी में माफ़ी मांग ली। फिर कई ऐसी खबरें आती हैं कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से मुलाकात करते हैं, आप लोग करते हैं, असद कैसर साहब करते हैं, गौर साहब करते हैं। तो इख्तलाफात जो है वो मुख्तलिफ जो है सामने आते हैं कि कोई कहते हैं कि मुझे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने ये कहा, ये मैसेज दें, कोई कहते हैं मुझे ये कहा गया। तो इस तरह की खबरें क्यों आ रही हैं कि लीडर जो है वो पार्टी के अंदर कौन है, फैसला किसने करना है, किसका बयान हतमी होगा सर? इसकी वजह एक ये है कि पार्टी इस टाइम मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है। जी जी। हाँ, ये तो जरूर है कि इन मुश्किल हालात से जो पार्टी यहाँ तक पहुंची है, पार्टी ज्यादा मजबूत हुई है। पार्टी के अंदर नजरिए की मजबूती हुई है। इमरान खान की जो मकबूलियत है, उसका जो नजरिया है, वो लोगों के दिलों में बैठ गया है। पार्टी के अहदेदार, कारकुन, अराकीन असम्बली एक एक मुश्किल प्रोसेस से गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। उनको प्लेट में रखकर MNA की सीटें नहीं दी गई। उसके पीछे 1.5-2 सालों की, खास तौर पे इस टेन्योर की, जो एक बड़ी स्ट्रगल थी, जी। एक कष्ट थी, एक आग का दरिया था, कैदोबंद की सोबतें थी, मुकदमात थे, छापे थे, चादर चार दीवारी की पामाली थी, कारोबारों की उनकी तबाहियां थी। वो यहाँ पहुंच गए। लेकिन एक 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 कमी तो है, क्यादत कैद में है। फर्स्ट ईयर की क्यादत, सेकंड ईयर की क्यादत, उसके कैद में होने से वो जो अंदर से एक कम्युनिकेशन होती है, वो गैप है। अब जो अंदर से पैगाम लेकर आया है, अब ये उस पर मुनासिब पे डिपेंड करता है। वो बाहर पूरा पैगाम देता है, आधा देता है, या उतना देता है जितना उसको फायदा हो। ठीक। तो जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं होते, उस वक्त तक ये मसाइल तो रहेंगे। ठीक है। और ये पार्टियों में होता है। ठीक है फिर डॉक्टर साहब। पार्टियों में वैरायटी आई है, जी। पॉलिटिकल वर्कर्स की, नए लोगों की, बुकला की। उसको मिक्स ब्लेंड होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये एक कुदरती प्रोसेस है। हर पार्टी में इख्तलाफात भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं। पार्टियां फिर इसी तरह आगे चलती हैं और लीडर, नए लोग इसमें इवॉल्व होते हैं और आगे चलते चले जाते हैं। ये एक मुश्किल अमल है, सियासी अमल है। ठीक है डॉक्टर साहब, जो सेनेट के इंतखाबात में नून लीग की तरफ से कोई ऑफर आई है आपको, कोई तावन की, कोई सीटों के हवाले से, तो वो कोई एडजस्टमेंट हो रही है या जो है तरह जी, की? स्पीकर साहब का राब्ता हुआ है। जी। पंजाब असम्बली के स्पीकर साहब का लाहौर में हमारी क्यादत से, जी। अपोजिशन की क्यादत से 2 मुलाकातें हुई हैं। तो उम्मीद बड़ी है कि इस तरह परवेज इलाही साहब ने इनिशिएटिव लेकर, मैथमेटिक्स की बात है, जो हमारी सीटें हैं वो हमें पता है, जो उनकी सीटें हैं उनकी पता। तो अगर इस तरह का अमल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि तहरीक इंसाफ को जलसा की इजाज़त नहीं मिल रही इस्लामाबाद में, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो ज़राए हैं, आप लोग बैठते हैं तो बताया जा रहा है कि जलसा तहरीक इंसाफ करेगी। तो रमज़ान शरीफ है, रोज़ों में इतने लोगों का इकट्ठे होना, फिर कोई एक और वायलेशन हो जाएगी। DC ने ऑर्डर कर दिया कि जो दरख्वास्त अमर मुगल की वो रिजेक्ट कर दी गई है।
तो क्या तहरीक इंसाफ फिर भी तैयार है जलसा करने के लिए? पिछले रमजान में भी हमने खान साहब बाहर थे, तारीखी जी जलसे किए, लेकिन हाँ, अभी ये बात का बलस वक्त है कि डीसी अगर रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन आमिर मुगल साहब की, तो उसके ऊपर क्या होना है। लेकिन हम जो भी प्रोग्राम करेंगे कानून, कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक करेंगे। हम किसी किस्म की मजीद खिलाफ वर्जी या ऐसी कोई हम्म कोई 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 खिलाफ वर्जी ऐसी नहीं करेंगे कि जिससे कोई मजीद जो है वो हम पर ये इल्ज़ाम आए कि जी आपने कोई कोई ऐसा काम किया है कि जिसमें कोई वायलेशन हो। हम आइन और कानून की पासदारी करने वाली पुरअमन पॉलिटिकल जमहूरी पार्टी हैं, जो जमहूरी प्रोसेस के जरिए आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, जब जमहूरी की बात आपने की तो जारी बात है, आपने पहले ही बात की कि मसाइल तभी हल होते हैं कि जब बंदा बैठता है टेबल पे। तो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साहब से मुलाकात होती है, कोई मूड लगता है उनका कोई कि वो नून लीग के साथ बैठ जाएं, पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाएं, या जो सियासी इत्तेहाद है या हुकूमत के साथ बैठ जाएं और मसाइल के हल के लिए कोई कोई रास्ता निकालें, कोई बीच का कोई? हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बातचीत के ऊपर जोर दिया है। जी जी कब हमेशा कंसिलेशन की बात की है, लेकिन उसमें बुनियादी बात जो है, आप ऐसे तो नहीं मुंह उठाकर बैठते ना। बुनियादी बात है कि उस मैंडेट की जो 8 फरवरी को हमारा चोरी किया, ठीक है। पहले उसके ऊपर कोई बात। तो हमारी जो फॉर्म 45 की जीती हुई 80 कौमी असम्बली की सीटें हैं, जो फॉर्म 47 में तब्दील कराकर हमें हराई गई हैं, उन सीटों का जो है ना वो वापसी होनी चाहिए, उनका कोई फैसला होना चाहिए। तो सर वो तो कहते हैं कि जो केपी का इलेक्शन है वहाँ पे तो फॉर्म 45 नहीं चला, फॉर्म 47 नहीं चला। पंजाब में जो है वो फॉर्म 45 47 चल गया, और बाकी जगहों पे फॉर्म 45 रिजल्ट जो है वो केपी का रिजल्ट भी तो आपके सामने ही है ना सर। बड़ा बड़ा आसान हल है। जहां जहां फॉर्म 45 के ऊपर कोई इतराज है, केपी के में जिस हल्के में वो समझते हैं कि ये सीट गलत जीती है, तो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुवाजना कर लें। हम्म जहां जहां समझते हैं आमिर डोगर गलत जीता है या कोई दूसरा आदमी गलत जीता है, असद कैसर गलत जीता है, जी तो जी। आप बैठ के उसका फैसला करें। तो हमारे सर रिजल्ट, हमारे बैग्स आपके सामने, उनके बैग हमारे उनके सामने, उसका जी जी। फैसला कर लें। हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन डॉक्टर हम तो साहब फिर भी जो फैसला तो फिर भी इदारों ने करना है ना। अगर फॉर्म 45 का फैसला करना है या फॉर्म 47 पे जो कोई इतराज़ात हैं, तो डेफिनेटली इदारे मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, ट्रिब्यूनल मौजूद हैं। तो वो आप मानते नहीं हैं कि इलेक्शन कमीशन पे आपको आपको इत्मीनान नहीं है, ट्रिब्यूनल पे आपको इत्मीनान नहीं है, तो फिर फैसला तो कौन करेगा सर? इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, बतौर उस आईनी इदारे पर हमें इत्मीनान है। ठीक है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी जात की हद तक हमें बिल्कुल उन पर कोई इत्मीनान नहीं है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। बात आमिर डोगर के इत्मीनान या अदम इत्मीनान की नहीं है, ठीक है। बात पूरी कौम का इत्मीनान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम से उठ गया है। बच्चे से भी पूछ लें, किसी गली मोहल्ले के बच्चे क्रिकेट खेलते थे पूछ लें, किसी ठेले वाले से पूछ लें, किसी दुकानदार से पूछ लें, किसी होटल वाले से पूछें, वो आपको कहेगा कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिग्ड इलेक्शन था। और ये इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साए के नीचे, जिस तरह उन्होंने डाका डाला इमरान खान का, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान में कभी भी नहीं होना। और ये बात सारी जिंदगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या पीछा करती रहेगी। वो आज हैं, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, लेकिन अपने लिए और अपनी शख्सियत के लिए एक बहुत बड़ा स्याह धब्बा छोड़कर जाएंगे, जो उसका पीछा करेगा, जो उनका पीछा करता चला जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आईएमएफ के साथ गवर्नमेंट के मामला तय हो गए हैं और किस्त भी मिलने जा रही है। ऑल्दो आप लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया वहाँ पे आईएमएफ हेडक्वार्टर के सामने, तो अब तहरीक इंसाफ इंडोर्स करती है कि आईएमएफ को पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसको मुकम्मल होना चाहिए, जो नया एग्रीमेंट होने जा रहा है उससे जो है वो जाना चाहिए उसमें। जाहिर है जो मुल्क के मजमूई हालात है उसमें तो उसके बगैर कोई गुजारा नहीं। जी लेकिन जो आईएमएफ की कंडीशन के नतीजे में जो अवाम के ऊपर बोझ डाला जाएगा, तहरीक इंसाफ उसकी मज़ामत करेगी, अपनी अवाम के साथ खड़ी होगी।
जो बिजली और गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई जा रही हैं, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, और आईएमएफ की कंडीशंस को मनो अन कबूल किया जा रहा है, हम इसकी मुजाहमत करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, इस अवाम के साथ खड़े होंगे और अवाम को तनख्वाह नहीं छोड़ेंगे। और ये जो आईएमएफ पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, ये जो रिजेक्टेड हुकूमत आईएमएफ के नाम के ऊपर जो जुल्म ढाने जा रहे हैं, इस जुल्म के सामने हम दीवार बनकर खड़े होंगे। सर आप तो ये चाह रहे थे ना कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट ना करे, कर्जा ही ना दे। ऐसा कभी नहीं हमने कहा, कभी भी नहीं ऐसा कहा। लेटर आपने लिखा सर, आईएमएफ हमने हेडक्वार्टर कहा, के सामने प्रोटेस्ट हुआ उस सर। लेटर देखे ना, उसमें क्या, ये तो नहीं कहा कि कर्जा ना दे, ये तो नहीं कहा। तो एक लाइन मुझे बता दे, तो एक वर्ड मुझे कोट कर, ये नहीं कहा। हमने कहा कि आईएमएफ भी इस मुल्क में मुआशी इस्तेकाम के साथ लिंक करता है सियासी इस्तेकाम को। सियासी इस्तेकाम आना था इस इलेक्शन के जरिए, वो सिर्फ इस इलेक्शन को देख ले और उसके एक पोर्शन को देख ले, क्या ये इलेक्शन फेयर हुआ, क्या अवाम के मैंडेट के मुताबिक नतीजा आया है। तो इससे तो सियासी अदम इस्तेकाम, पोलराइजेशन, अनारकी बढ़ी है, जिसके नतीजे में मुल्क के अंदर पैनिक बढ़ा है। और जब पैनिक बढ़ता है तो ऐसे माहौल में मुआशी अदम इस्तेकाम बढ़ता है, इन्वेस्टर्स नहीं आते, सरमायादारों का सरमाया डूबने लगता है, कोई नई सनत नहीं लगती, कारोबारी तबका परेशान होता है। सबसे ज्यादा जो बोझ और प्रेशर पड़ता है वो रुपया पे पड़ता है। जी जी। और रुपया पहले ही अपना साल से मार खा रहा है और डॉलर तकड़ा हो रहा है, जिसके नतीजे में फिर एक सैलाब आता है महंगाई का। हमने ये बात की। ठीक है, तो डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे बताइएगा कि आगे बजट आ रहा है, तो तहरीक इंसाफ क्या बजट में अपना हिस्सा डालेगी जो पब्लिक के मसाइल हैं उनके हल के लिए, या वैसे ही वो प्रोटेस्ट एहतजाज जो तहरीक इंसाफ ने पॉलिसी है कि कौमी असम्बली के अंदर जो है प्रोटेस्ट करना है और हुकूमत को जाम रखना है, तो इससे ये जारी रहेगा या बजट में कोई रोल प्ले होगा आपका? पूरी तैयारी के साथ, भरपूर तैयारी के साथ हम बतौर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बजट के अंदर जो हुकूमती गलत कारियां होगी उनको हाईलाइट करेंगे, उन पे तनकीद करेंगे। जो बजट के अंदर जो अवाम के ऊपर टैक्स नए लगाए जाएंगे उनकी मुखालफत करेंगे, उनके सामने खड़े होंगे और पूरा जो है एक अपोजिशन का एक स्ट्रॉन्ग किरदार जो है वो अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब हमें वक्त देने का। ये थे आमिर डोगर साहब जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता रात तुर्बत में नेवल बेस पे जो है वो हमला करने की नाकाम कोशिश की गई और कुछ दहशतगर्दों ने इस बेस पर जो है वो अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन बेस से जो है उन्हें भरपूर जवाबी कार्रवाई का जो है वो सामना करना पड़ा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये हमला नाकाम बनाया और 4 दहशतगर्द जिन्होंने तुर्बत बलूचिस्तान की नेवल बेस में कोशिश की, घुसने की, हमला करने की कोशिश की, उन्हें मार गिराया गया, उन्हें जो है वो जहन्नम वासिल किया गया। इससे ये जाहिर होता है, इससे ये चीज़ें सामने आती हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस किस हद तक तैयार हैं किसी भी खतरे से निपटने के लिए और किसी हद तक जाने के लिए। आपके इल्म में है कि चाहे मीरन शाह का वाक़या हो, चाहे शुमाली वज़ीरिस्तान का वाक़या हो, चाहे पाक अफगान बॉर्डर सूरत हाल हो, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो हरदम तैयार हैं इस पाक धरती की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। जैसे कर्नल काशिफ ने अपनी जान का नजराना पेश किया, कैप्टन बदर ने अपनी जान का नजराना पेश किया, बाकी हमारे जवान जो है वो शहीद हुए। इसी तरह बाकी जवान भी जो है, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे पाक अफगान बॉर्डर है, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल है, चाहे मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है हरदम तैयार हैं। इसी वजह से जो है गुज़श्ता रात जो तुर्बत में हमला करने की कोशिश की गई उसे नाकाम बनाया गया। आज शांगला में जो वाक़या पेश आया, चीनी बाशिंदों को निशाना बनाया गया, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े के पीछे वो लोग हैं नाजरीन जो पाक चीन दोस्ती को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपके इल्म में है
कि सी पैक पर काम ज़ोरों से जारी है। चीनी इंजीनियर जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं और पाक फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है उन्हें सिक्योरिटी भी फराम कर रहे हैं। लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या, ज़ाहिर बात है, इस पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने के लिए कोशिश है। इसी वजह से वज़ीर दाखिला पहुँचे आज चीन के सफारतखाने। उन्होंने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की, अपने ताउन की यकीन दहानी कराई और ये उन्हें बताया कि पाक फ़ौज और पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो चीन के साथ खड़ी है और इसको कोई भी जो साजिश है वो कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ये था आज का प्रोग्राम। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।